अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में वैसे तो आपको पता ही है कि करप्शन कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि गैर मामूली तौर पर चलती है और बहुत ही बड़े-बड़े लेवल्स पे काम होते हैं इसके। और अ, शायद ही कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी हो जो इस काम में मुलव्वस नहीं है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसको खा-खा के लोग थक गए हैं, लेकिन वो अभी तक कायम है। तो ये वाक़तन इसी तरह की सूरत-हाल है और अभी भी हम देखते हैं कि ये मामला चल रहे हैं। आपको याद होगा आसमा जहांगीर साहिबा ने फ़ौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि अगर आपको जर्नैलों की करप्शन के फ़िगर्स पता चल जाएँ, तो आप भूल जाएँगे सियासतदानों की करप्शन को। तो वो तो ख़ैर उन्होंने ज़ाहिर है कि एक मिसाल के तौर पर बात कही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सियासतदानों ने करप्शन नहीं की है या कम की है। उन्होंने भी हद ही कर दी है, और बल्कि हर एक ने हद कर दी हुई है। तो आज मैं थोड़ा-सा ज़रा आपको एक बैकग्राउंड के तौर पर बताता हूँ कि ये जो हमारी करप्शन जर्नैलों के हवाले से आई है, ये काफ़ी देर से है, लेकिन मैं आज थोड़ा-सा आपको प्रेज़िडेंट मुशर्रफ साहब जो होते थे, जिनके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक भी था, अमेरिका में भी जब वो आते थे, तो उस वक़्त भी हम उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था हमारा। उस ज़माने से लेकर अभी तक की जो सूरत-हाल है, उसका मैं थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं। इसमें मेरे सोर्सेज़ जो नैब में हैं, उन्होंने कुछ इत्तलात दी हैं। मैं सोच रहा था कि वो आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि आपको पता चले कि हमारे मुल्क के साथ क्या-क्या कुछ हो रहा है और होता रहा है। एक तो ये है कि जनाब मुशर्रफ ने एक पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और अपने तौर पे बड़ी उन्होंने एक इनोवेटिव और यूनिक किस्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब आर्मी चीफ रिटायर होगा और जो उसका आखिरी दिन होगा और जो उस दिन आखिरी दिन वो कोई लास्ट लेटर अपना साइन करेगा, तो उस लास्ट साइन के साथ ही उसको एक अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, एक स्पेशल प्लॉट का। और उस स्पेशल प्लॉट का नाम लिखा गया था गुड सिग्नेचर प्लॉट, या लास्ट सिग्नेचर प्लॉट। यानी आप आखिरी दिन जो साइन कर रहे हैं, उसकी सेलिब्रेशन में आपको और उसकी रिकॉग्निशन में आपको एक प्लॉट अता किया जाता है। तो ये जो प्लॉट था, इस तरह करके दिया जाता था। फिर वो हमने देखा कि जो उनके बाद में लोग आने वाले थे, इवन उनके साथ आपको याद होगा एक जनरल यूसुफ भी हुआ करते थे, वो मूंछों वाले। उनको भी एज़ अ वाइस चीफ भी उनको मिला, जनरल कियानी को भी मिला, जनरल राहील शरीफ साहब को भी मिला। तो नैब के जो हमारे सोर्सेज़ हैं, उन्होंने ये बताया कि एक एक सीक्रेट पॉलिसी, यानी खुफिया पॉलिसी भी जो थी, वो बनाई गई। और उसमें ये था कि रिटायरमेंट के बाद तमाम जो आर्मी चीफ्स हैं, उनको गिफ्ट किया जाएगा फुली फर्निश्ड और वेल इक्विप्ड जो पेंट हाउस है, 2 कनाल का पेंट हाउस उनको गिफ्ट किया जाएगा। अब ये जो स्पेशल एक पॉलिसी बनाई गई, फिर इसके लिए स्पेशल पेंट हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए और वो फर्निश किए गए आपके पैसों से, आपके पाकिस्तान के पैसों से, स्टेट बजट में से निकाल के उनको किया गया। और कहाँ पे बनाया गया? गोल्फ क्लब डीएचए लाहौर में। वहाँ पे ये पेंट हाउसेस इस तरह के बनाए गए। अब यहाँ से हमें मज़ीद पता चलता है कि ये जो 2-2 कनाल के 2 पेंट हाउसेस, यानी 2 कनाल के 2 पेंट हाउसेस जो थे नंबर 185 फ़ेज़ 2 में, कि ये जो डिफेंस का रेया गोल्फ क्लब है, वहाँ पे ये बनाए गए और ये गिफ्ट किए गए जनाब मोहतरम जनरल कियानी साहब को। और इसी तरह का एक पेंट हाउस जो है वो उसका नंबर था 68, और ये फ़ेज़ नंबर 1 में था। ये भी वहीं पे डिफेंस रेया गोल्फ क्लब जो है लाहौर में। और ये गिफ्ट किया गया जनरल राहील शरीफ साहब को, जो कि आपको पता है कि उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी जो अफ़वाज हैं, उनकी सरबराही का उनको शर्फ़ हासिल हुआ हुआ है, उनको ये अता किया गया। फिर जनाब पता चला कि जनरल मुशर्रफ साहब ने ये जो करप्शन की पॉलिसी आप कह लें कि इसको जो इंजेक्ट किया पूरी अपर हाई एशलॉन्स में और अपर सीनियर हायरार्की में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के, इसका मकसद बेसिकली ये था, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक़्त तो आपको पता है क्या हालात थे और किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर भी था। तो वो बेसिकली जो अपने उनको जो जनरल ऑफ़िसर्स थे, जनरल्स वग़ैरह जो थे, उनको उनकी सपोर्ट जो है वो
وو کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف رکھنے کے لیے سینئر آفیسر جو تھے ان کو یہ اس طرح کی چیزیں دینی شروع کر دی گئیں۔ اور پھر یہاں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جنرل آفیسرز جو ہیں، تمام جنرلز جو ہیں، ان کو 5 پلاٹ دیے جائیں گے۔ 5 پلاٹ دیے جائیں گے، کس چیز کے ساتھ ساتھ؟ ساتھ ان کو 50 ایکڑ زمین بھی دی جائے گی۔ 5 تو پلاٹ ہو گئے، پھر 50 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی جائے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں یہ پرانی بات ہے، ایک دے کا علاقہ جو ہے، دے جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے دیہی علاقوں میں ہوتی ہے، اوکیواری ایک دیہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ کراچی اسٹیشن جو تھا، کرکٹ اسٹیشن کراچی، یہ جو زمین تھی، یہ ورلڈ وار 2 کے دوران برطانوی جو یہاں پہ اس وقت حکومت تھی، انہوں نے یہ علاقہ جو تھا، یہ جو زمین تھی، یہ انہوں نے لے لی اور یہ کمٹمنٹ دی کہ 6 مہینے کے بعد جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے تو یہ ان کو واپس دے دی جائے گی، جو کہ اس کے اوریجنل اونرز ہیں۔ تو یہ زمین انہوں نے لے لی، لیکن ہوا یہ کہ جب کے ڈی اے کی ایک پالیسی جو تھی وہ بنائی گئی اور اس میں انٹروڈیوس کرایا گیا اس پوری اسکیم کو، تو یہ جو زمین تھی یہ سٹی گورنمنٹ کو دے دی گئی اور کہا گیا کہ جی یہاں پہ آپ کرکٹ اسٹیڈیم پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے۔ یہ ہمارے جو نیب کے سورسز ہیں یہ بالکل وہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک پالیسی بنائی گئی کہ جی یہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا دیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو 2002 کا 2001 کا یہ جو دور ہے، اس میں اگین جنرل مشرف صاحب نے غیر قانونی طور پر ایک یہ ڈیسیژن لیا کہ یہ جو 18 ایکڑ کی جو زمین ہے، یہ تمام جو ہمارے قریبی سینئر آفیسرز ہیں، یہ ان کو دے دی جائے اوور اینڈ ابو دیئر انٹائٹلمنٹس۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کو انٹائٹلمنٹ جو ہے، جو ان کو قانونی طور پہ اجازت دی گئی تھی، اس کے اوور اینڈ ابو، اس سے بھی بڑھ کے یہ جو 18 ایکڑ کی زمین ہے یہ ان کو دے دی جائے۔ ہوا یہ کہ جب یہ پتہ چلا جو لوگ جو ان کے اوریجنل اونرز تھے، تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اللیگل الاٹمنٹ ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک جو لا سوٹ ہے وہ کی، اس کا نمبر تھا 814/2002، یعنی 814 نمبر جو سوٹ تھی 2002 کی، یہ انہوں نے وہاں پہ دائر کر دی، جو کہ پینڈنگ ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود یہ جو اللیگل سوسائٹی تھی، اس کو بنایا گیا اور اس کا نام رکھا گیا آرمی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی PT2 نیشنل اسٹیڈیم کراچی، اور یہ انٹروڈیوس کرا دی گئی اور یہ بنا دی گئی، اور سینئر آفیسرز جو ہیں ان کو یہ الاٹ کر دیے گئے۔ ان میں سے چند جو بڑے ہی قابل احترام ہمارے سینئر افسران ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ الاٹ ان کو کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ سنیے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کو پلاٹ نمبر 112 دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جنرل کیانی صاحب کو ایک پلاٹ جو ہے 4 کنال کا، وہ گولف کورس روڈ راولپنڈی میں بھی دیا گیا۔ جنرل کیانی صاحب کو ایک پلاٹ جو ہے وہ چیف کے طور پر ایز اے COS 800 یارڈز کا DHA اسلام آباد میں دیا گیا، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ ملحقہ 20 کنال کی اراضی ہے، جو کہ EL فیز 1 میں ہے، وہ بھی آپ ساتھ رکھ لیں۔ یعنی ایک طرف تو 800 یارڈز کا پلاٹ دیا گیا اور ساتھ 20 کنال کی اراضی جو ہے اس کو ساتھ وہ بھی نتھی کرنے کا ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جنرل احسان الحق صاحب، آپ کو پتہ ہے DGI بھی رہے ہوئے ہیں، جوائنٹ چیف کے چیئرمین بھی رہے ہوئے ہیں کمیٹی کے، ان کو 2 پلاٹس 2 کنالز کے، دونوں پلاٹ 2 کنالز کے وہ دیے گئے، پلاٹ نمبر 29 اور پلاٹ نمبر 15، اور ان کو 2 پلاٹ DHA اسلام آباد میں بھی دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وائس چیف ہوا کرتے جنرل یوسف، ان کو پلاٹ نمبر 28 دیا گیا۔ ایک جنرل عزیز ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، آپ کو یاد ہوگی، پلاٹ نمبر 14 ان کو دیا گیا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل مصطفیٰ، پلاٹ نمبر 15 ان کو دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عبد الجبار بھٹی، ان کو پلاٹ نمبر 19 دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عارف حسین صاحب کو بھی دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد رب نواز صاحب کو دیا گیا۔ لیفٹیننٹ
जनरल शफ़ातुल्लाह साहब, प्लॉट नंबर 16, लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज़, प्लॉट नंबर 116, लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती, वो जो आपको याद होगा पीएमएलएन वाले, उनको प्लॉट नंबर 115, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अतहर अली, प्लॉट नंबर 113, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज, प्लॉट नंबर 33, वो जिन्होंने हमें कहा था कि भुगती को उड़ा देंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल एजाज बख्शी, प्लॉट नंबर 34, लेफ्टिनेंट जनरल अनीस अब्बास, प्लॉट नंबर 20, लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हयात, प्लॉट नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर काजी, प्लॉट नंबर 12। अब ज़रा थोड़ा सा देखें कि एक मेजर जनरल खालिद ज़हीर अख्तर भी थे, फॉर्मर, आपको याद होगा डीजी एनएलसी, उनको प्लॉट नंबर 54 दिया गया। अब ये मेजर जनरल खालिद ज़हीर अख्तर साहब वो हैं जिनके ऊपर एनएलसी में मेगा करप्शन का केस चला था, और ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने बड़े बड़े लेवल की करप्शन जो है वो की है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या किया कि उनको ना सिर्फ कुछ कहा नहीं, बल्कि उनको अलाउ किया कि वो 7 साल डीजी एनएलसी के तौर पर रहें, और उनको कंटिन्यू करने दिया गया। ये वही हैं। फिर मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर साहब, मशहूर ज़माना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, प्लॉट नंबर 26, मेजर जनरल मोहसिन, डीजीडब्ल्यूआर, इनको 3 प्लॉट्स दिए गए सेक्टर डी, डीएचए, फेज़ 1, इस्लामाबाद में। फिर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा साहब, बड़े मशहूर डीजीआईएसआई रहे हुए हैं, उनको 2 प्लॉट उनको अलॉट किए गए 2 कनाल्स के प्लॉट इन क्रिकेट स्टेडियम लैंड, ये जो भी मैंने आपको बताया उस कराची वाली ज़मीन के अंदर। इनको मैं आपको बताऊँ कि 2 कनाल का 1 प्लॉट यहाँ पे इनको दिया गया, 1 प्लॉट। अच्छा, जनरल परवेज़ साहब के बारे में, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को दिए, और इसमें तमाम जनरल ऑफ़िसर्स जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, इनको सबको दिया। जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, कई लोगों को तो 100-100 भी से भी ज़्यादा उन्होंने प्लॉट दिए हुए थे। अच्छा, फिर एक जो ऑफ़िसर हैं, मेजर जनरल शाहिद हशमत साहब। अब ये हीरा को टाइप आदमी, ये पता नहीं कहाँ से बीच में से आए। तो ये सिर्फ़ एक ऑफ़िसर हैं, जिन्होंने कहा जी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और मेरे ज़मीर में ये वो नहीं है गुंजाइश इतनी कि मैं ये प्लॉट लूँ, क्योंकि ये जो कराची स्टेडियम वाली ज़मीन है, उन्होंने कहा कि ये जिनकी लोकल्स की है, उनका केस देखते हुए मैं डिज़र्व नहीं करता कि ये मुझे प्लॉट मिले। तो ये जनरल जो थे शाहिद हशमत साहब, इनको सलाम है, इन्होंने बड़ा कमाल किया। बाकी जगहों पे तो पता नहीं इन्होंने लिए होंगे, ज़ाहिर है, लेकिन ये जो इन्होंने किया, एक उसूली फ़ैसला किया, तो मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की और खुशगवार हैरत की बात थी कि उन्होंने वाक़तन इस तरह किया, और ये उनको इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि ये जो सारी सूरत-हाल, ये बिल्कुल, ये एक, इट इज़ नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बहुत ल लंबे चौड़े लेवल के ऊपर ये सिलसिला चलता रहा है। मुझे पता चला कि पिछले दिनों में डीएचए के कुछ लोगों के साथ हमारे कुछ जाने वालों की मुलाकात हुई, और जब उनसे मुलाकात हुई तो वो एक सिलसिले में गए हुए थे वहाँ पे उनको मिलने के लिए, कि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लगाना था। तो उन्होंने सोचा कि उनके साथ मिल के हम लगाते हैं, ताकि वहाँ पे ज़रा ईज़िली हो जाएगा। तो जब उसकी डिटेल्स वगैरह में गपशप चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल्स की जब बात आई, तो डीएचए वालों ने कहा जी कि फाइनेंशियल्स में हम अभी आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते, बिकॉज़ वी आर गोइंग इन अ लॉस। तो उन्होंने कहा कि ये डीएचए लॉस में कैसे हो सकता है, कि बाकी जो सारी कंपनीज़ हैं, जो सॉरी जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, वो तो दे आर मेकिंग मिलियंस, बल्कि बिलियंस। तो आप कैसे लॉस में चले गए? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा जो ओवरऑल डीएचए का जो बजट है, उसमें सारा का सारा सिलसिला चल रहा है, और मेजर लॉसेस जो हैं वो हम सफ़र कर रहे हैं। और उससे पता चला कि ये जो रेवड़ियाँ बाँटी गई हैं प्लॉटों की सूरत में, और अपनों को बाँटी गई हैं, वो जिस तरह कहते हैं ना, अंधा बाँटे रेवड़ियाँ, वो सारों अपने-अपनों को ही देता है। तो जिस तरीके से ये सारा कुछ किया गया है, जिस तरीके से ये प्लॉट्स जो हैं ये लोगों को दिए गए हैं, उसकी वजह से डीएचए जैसा जो इदारा है, जो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बेहतरीन नाम है, अ, वो भी लॉस में जाने पे अपने आप को मजबूर पाता है, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकते।
کیونکہ جب آپ 5-5 10-10 کنال کے اس طرح کی جو ریوڑیاں ہیں وہ بانٹیں گے اور لوگوں کو کمرشل پلاٹس بھی دیں گے اور ان کو ان کی کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی اور مفت میں دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ بزنس پلان کے تحت وہ چیزیں نہیں آتی ہیں اور اس طرح فیلئر آتی ہے اور پھر بزنس لاسز بھی آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ چل رہی ہے، اللہ کرے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے اور اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ پاکستان میں جتنی کرپشن پھیل چکی بھی ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ اور خاکم بدہن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔